स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 5 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज 5 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। लास्ट में इस वीडियो में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख पहले नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व पशु दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सही आंसर है डी, 4 अक्टूबर को हम विश्व पशु दिवस मनाते हैं। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। विश्व पशु दिवस हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पूरे विश्व में जानवरों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन है। विश्व पशु कल्याण दिवस 2024 की थीम विश्व उनका भी घर है। इस दिन जानवरों के संरक्षण संत फ्रांसिस ऑफ असीसी का पर्व भी मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के जानवरों के कल्याण मानकों के प्रति जागरूकता फैलाने और इसमें सुधार करने के लिए समर्पित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कैबिनेट द्वारा किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? सही आंसर है बी, पाली, मराठी, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दे दी। शास्त्रीय भाषाओं को भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो अपने संबंधित समुदाय की ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। शास्त्रीय भाषा श्रेणी 12 अक्टूबर 2004 को बनाई गई थी। तमिल यह दर्जा पाने वाली पहली श्रेणी थी। शास्त्रीय स्थिति के मानदंडों में भाषा की उच्च प्राचीनता, 1000 वर्षों से अधिक का दर्जा, इतिहास और मूल प्राचीन साहित्य का एक महत्वपूर्ण निकाय शामिल है। इस मान्यता से प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण, डिजिटलीकरण के माध्यम से शिक्षा, अनुसंधान, संग्रह, अनुवाद और डिजिटल मीडिया में रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण और वन्य जीव पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फिल्म महोत्सव और फोरम का नाम क्या है? सही आंसर है बी, वातावरण। आई परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। पर्यावरण और वन्य जीव पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और फोरम वातावरण का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2024 को पर्यावरण भवन नई दिल्ली में जीवन के लिए आर्द्र भूमि थीम के साथ किया गया, जो जागरूकता बढ़ाने और आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण मंत्रालय में वन महानिर्देशक जितेंद्र कुमार ने भारत के लिए आर्द्र भूमि के पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 6% भारतीय अपनी आजीविका के लिए आर्द्र भूमि पर निर्भर हैं। भारत में जर्मन दूतावास में जलवायु और पर्यावरण प्रमुख टैना डाई डाइकहॉफ ने पर्यावरण और आर्द्र भूमि संरक्षण में भारत और जर्मनी के बीच सफल द्विपक्षीय सहयोग पर प्रकाश डाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर है आपके सामने, ऑप्शन नंबर है सी, संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में। आइए परीक्षा बिंदु देखते हैं। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 वर्तमान में 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक शारजाह
और दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में 10 टीमें शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, स्कॉटलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्टइंडीज। ग्रुप ए ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका। ग्रुप बी दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश और स्कॉटलैंड है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कितने देश अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का हिस्सा थे? सही आंसर है सी 16। आइए परीक्षा बिंदु देखते हैं। 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी, जो एक वैश्विक मंच है जिसका उद्देश्य सहयोग को बढ़ावा देना और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना है। यह निर्णय सतत विकास और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जो कम कार्बन अर्थव्यवस्था और बेहतर ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जुलाई 2024 तक अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम सहित 16 देश हब के सदस्य हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सेबी ने एनएसई डेटा एंड एनालिटिक्स लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया है? सही आंसर है सी 12 लाख रुपए। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एनएसई डाटा एंड एनालिटिक्स एलटीडी पर कई नियामक उल्लंघनों के कारण 12 लाख का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना वित्तीय संस्थाओं में अनुपालन को लेकर चल रही चिंताओं और बाजार में कठोर परिचालन मानकों को बनाए रखने के महत्व को उजागर करता है। सेबी ने एनएसई डेटा एंड एनालिटिक्स लिमिटेड पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना इसलिए लगाया है कि कंपनी अपने आईटी, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और कर्मचारियों को अपनी प्रमुख कंपनी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई से अलग नहीं रख पाई। साथ ही सेबी ने कंपनी को जुर्माना भरने के लिए 45 दिन का समय दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपए के कितने प्रतिशत नोट वापस आ गए हैं? सही आंसर है सी 98% आरबीआई को वापस हो गए हैं। आइए अब बचे हैं 2%। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 19 मई 2023 से को 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने का ऐलान कर दिया। तो उसके बाद से 2000 रुपए के नोट वापस आने का सिलसिला जारी है। अब इसी से जुड़ा एक बड़ा आंकड़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है। आरबीआई ने 2000 रुपए की सर्कुलेशन और इसके लौटने के बारे में आखिरी प्रेस रिलीज 2 सितंबर 2024 को जारी की थी। इसमें अब नया अपडेट जारी किया गया है। इसके बाद समय समय पर आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों के बारे में बताया कि उसके पास कितने नोट वापस आ गए हैं और कितने रुपए नोट बाकी हैं। 3 जून को आरबीआई ने बताया था कि 2000 रुपए के 77-55 करोड़ रुपए के नोट उस समय तक लोगों के पास थे, यानी कि ये नोट आरबीआई के पास लौटकर नहीं आए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। असम के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? सही आंसर है बी 8। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रारों ने हाल ही में असम क्षेत्र के 8 अनूठे उत्पादों को जीआई टैग दिया है, जो बोडो समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और मान्यता देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इनमें पारंपरिक खाद्य पदार्थ और विशिष्ट चावल, बियर की किस्में शामिल हैं, जो शादियों की सांस्कृतिक महत्वता और पारंपरिक ज्ञान को समेटे हुए है। बोडो संस्कृति में गहराई से जुड़ी 3 अनूठी चावल बियर की किस्में बोडो पारंपरिक ब्रोकर्स एसोसिएशन द्वारा आवेदन के बाद जीआई टैग मान्यता प्राप्त की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9।
आईसीसी ने T20 विश्व कप के लिए कौन सा उपकरण लॉन्च किया है? सही आंसर है बी, एआई टूल। आई परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने महिला T20 विश्व कप में क्रिकेट समुदाय को विषाक्त सामग्री से बचाने और खिलाड़ियों तक प्रशंसकों के लिए एक सुरक्षित और समावेशी ऑनलाइन वातावरण बनाने के लिए एक सोशल मीडिया मॉडरेशन टूल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा शुरू किया है। यह टूर्नामेंट गुरुवार को शारजाह में शुरू हो रहा है और इसका फाइनल 20 अक्टूबर को दुबई में होगा। गो बबल के सहयोग से यह कृत्रिम मेधा एआई संचालित टूल आधिकारिक और खिलाड़ियों के सोशल मीडिया चैनलों पर अभद्र भाषा उत्पीड़न जैसी विषाक्त सामग्री की निगरानी करता है, जिसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। प्रवीण जयविक्रमा पर आईसीसी ने किस कारण से प्रतिबंध लगाया है? सही आंसर है सी, भ्रष्टाचार रोधी कोड के चलते। आई परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने श्रीलंका के स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा पर सभी तरह के क्रिकेट खेलने के लिए 1 साल का प्रतिबंध लगाया है। जयविक्रम पर यह कार्रवाई भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के कारण हुई। प्रवीण ने उल्लंघन को स्वीकार किया, जिसके कारण उन पर लगा प्रतिबंध 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। प्रवीण जयविक्रम पर अगस्त में आईसीसी ने भ्रष्टाचार रोधी संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए, जिसमें उन्हें 2021 श्रीलंका प्रीमियर लीग के दौरान फिक्सिंग में शामिल होने के कारण लिए किसी अन्य खिलाड़ी को प्रभावित करने के लिए कहा गया था। आईसीसी ने कहा जय विक्रमा ने उल्लंघन स्वीकार कर लिया है और 1 साल का प्रतिबंध भी स्वीकार किया है, जिसमें जिसमें से पिछले 6 महीने को निलंबित किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा को श्रद्धांजलि कब दी? उनकी जयंती पर। ऑप्शन है सी। आई परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट में राष्ट्र के प्रति उनकी अटूट भावना समर्पण प्रकाश डाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा की विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने कहा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा के क्रांतिकारी कार्यों ने देश की आज़ादी के संकल्प में ऊर्जा का संचार किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 को कच्छ, गुजरात में हुआ। उन्होंने व्यक्तिगत त्रसादियों को और प्रारंभिक संघर्षों को पार करते हुए ऑक्सफोर्ड के बेलिओल कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की। सांस्कृतिक भारतीय दर्शन में गहरी रुचि के कारण उन्हें 1877 में पहले गैर ब्राह्मण पंडित के रूप में मान्यता मिली थी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। भारत की बिजली ग्रिड के माध्यम से नेपाल से 40 मेगावाट बिजली का आयात कौन सा देश करेगा? सही आंसर बी है, बांग्लादेश। आई परीक्षा बिंदु देखते हैं। यह पहली बार है जब नेपाल बांग्लादेश को बिजली बेचेगा। बिजली भारत की बिजली ग्रिड के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। समझौता काठमांडू में भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच हुआ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण एनईए इस निर्यात से लगभग 330 मिलियन रुपए की कमाई का अनुमान लगाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। केल्ट्रॉन में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? सही आंसर है बी, केरल ने। आई परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। यह सुविधा कुन्नूर के कल्या सस्सेरी में कैस्ट्रॉन का कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड में स्थित है। उद्घाटन 1 अक्टूबर 2024 को हुआ। केल्ट्रॉन 1974 से इलेक्ट्रिक और आईटी उद्योग में एक मॉडल पीएसयू रहा है। इस संयंत्र ने से भारत के अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के लिए एक मिसाल कायम होने की उम्मीद है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। हाल ही में किए गए सरीसृप सर्वेक्षण में 4 नई प्रजातियों की खोज किस बाघ अभयारण्य में की गई है? सही आंसर है सी, मधुमलाई बाघ अभयारण्य में। आई
परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। सर्वेक्षण में मधुमलाई बाघ अभ्यारण्य में 33 सरीसृप प्रजाति और 36 उभयचर प्रजातियां पाई गई हैं। सर्वेक्षण 7 से 9 सितंबर 2024 तक मधुमलाई बाघ अभ्यारण्य के बफर वनों में हुआ। 4 संभावित नई प्रजातियों में 2 गेको, एक स्किन और एक मेढक शामिल है। ये निष्कर्ष पश्चिमी घाट के संरक्षण और प्रबंधन रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण है। आइए कुछ अन्य जानकारी देख लेते हैं। अतिरिक्त जानकारी, मधुमलाई बाघ अभ्यारण्य है, स्थान नीलगिरी जिला तमिलनाडु में है, स्थापना 1980 में हुई थी। महत्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, विविध वनस्पतियों और जीवों का घर है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। एडीबी द्वारा पर्यटन विकास के लिए स्वीकृत 162 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण से कौन सा राज्य लाभान्वित होगा? सही आंसर है डी, हिमाचल प्रदेश। आइए परीक्षा बिंदु देखते हैं। परियोजना का उद्देश्य विरासत स्थलों को उन्नत करके और बुनियादी ढांचे में सुधार करके पर्यटन क्षमता को बढ़ाना। फोकस क्षेत्रों में मंडी, हमीरपुर और कुल्लू में नगर किले को बहाल करना शामिल है। वेलनेस सेंटर, एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर जैसी नई सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य रोजगार पैदा करना और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। आइए आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आइए, हाल ही में शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और पर्यावरण और वन्य जीव पर मंच वातावरण का विषय क्या है? ऑप्शन है ए वन संरक्षण, ऑप्शन है बी जीवन के लिए आर्द्र भूमि, ऑप्शन है सी जलवायु परिवर्तन जागरूकता, ऑप्शन है डी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। दोस्तों इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए, आप पढ़ रहे हैं 5 अक्टूबर 2024 का डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मौजूद रहने वाला है। और आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।